Yes, can we start class, beta? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I hope कि whatever we had done in our first organic class, you all people have gone through that. Yes or no? Give me a thumbs up अगर पढ़ के आए हो. Yes, ma'am. चलिए, very good. तो what we will do ना, जब तक हम GOC वाला टॉपिक कर रहे हैं ना बच्चों, तो I will just draw that diagram of MOT in front of you every time, ताकि आपके माइंड में रहे कि हमें कोई भी आंसर करना है ना, इस डायग्राम को देख के करना है. चलो थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन हो जाए जल्दी जल्दी से. विच इज अ लोएस्ट एनर्जी लेवल बच्चा? फास्ट. Sigma. बिल्कुल. डोंट हेसिटेट, यू आर करेक्ट. गुड. आफ्टर दैट Five. very good. And after that Non-bonding. very good. Excellent. इसके बाद का लेवल भी पता है किसी को? NB के बाद क्या था? NB negative. शाबाश. Very good. And all these are the filled बच्चा. ठीक है? These all orbitals are filled. And beta, whichever is the highest energy ना, that will participate in the donation. Okay, is that clear? है ना? ये हम सभी को पता है. And these all collectively are called as a BMO. BMO का मतलब क्या हो गया? Bonding molecular orbital. And after that we are having what? After that we are having the anti-bonding orbital. Anti-bonding में मैंने आपको दो ही बताए हैं. पहले तो एक आपको बताया था, चलो अभी दो ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ थर्ड देखेंगे. तो पहले वाला कौन सा था लोएस्ट एनर्जी का? ये फास्ट. 5 star. Absolutely correct. Absolutely correct. And after that? Sigma star. शाबाश. I am really happy कि you have read that. And बच्चा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस होगा? इन दोनों में से कौन से ऑर्बिटल से? अगर ये दोनों है तो वेरी गुड. तो यहाँ से ये वाले से इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट करवाना है. इसको होमो बोलते हैं वैसे, और इसको ल्यूमो बोलते हैं. इसकी फुल फॉर्म में बता देती हूँ, आपको याद रहेगा वैसे. हाईएस्ट एनर्जी, O stands for occupied, M stands for molecular, and O stands for orbital. Okay, and this is lowest energy, U stands for unoccupied molecular orbital. आज हम क्या करेंगे? whatever we have done the concept ना, in relation to that concept हम थोड़े से क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक मैकेनिज्म पे अपना कैसे बिठाना है ये कॉन्सेप्ट, वो सीखेंगे. तो चलो भाई, आई एम जस्ट टेकिंग अ नंबर वाइज एंड यू हैव टू डू विद मी. हाथ चलना चाहिए ऑर्गेनिक में, मेरे से भी फास्ट चलना चाहिए. ठीक है? और चलेगा, बहुत अच्छे से करोगे आप लोग. बेटा ये मैंने मॉलिक्यूल लिखा है अमोनिया. Everybody will participate in the discussion. And here I have taken the CH3I. Can anybody give the name of this CH3I? Yes, what is the name of this? Idomethane. Right. Very good, very good. मिथाइल आयोडाइड भी जिस बच्चे ने बोला है वो भी करेक्ट है बेटा. एंड आइडोमीथेन भी करेक्ट है. बोथ आर करेक्ट. एंड इफ आई हैव रिटन द अमोनिया ओवर हियर ना, अमोनिया के साथ हम क्या लगा देंगे? दो डॉट्स लगा देंगे. सब स्टूडेंट्स को पता है इन डॉट्स का क्या मीनिंग है. बेटा दीज टू आर द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस. सबसे पहले आप लोग मुझे आंसर करोगे कि मैडम ये स्पीशीज इसमें न्यूक्लियोफाइल है एंड द अदर इज अ इलेक्ट्रोफाइल. आफ्टर दैट हम देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था? आई टोल्ड यू कि वेन एवर द क्वेश्चन कम इन एग्जाम ना, जब भी नीट के पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको माइंड में ये बात रखनी है कि जो आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होता है, या जिसको बोल लो एसिड बेस रिएक्शन है, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन, ये सबसे फास्ट होती है आयनिक वन, और इन्हें बहुत थोड़ा टाइम लगता है. तो हमारा सबसे पहला काम होता है रिएक्शन में हम आइडेंटिफाई करें कि आउट ऑफ द टू स्पीशीज गिवन इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है. उसके बाद हम रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे. अब मुझे बताओ अमोनिया क्या लग रहा है आप लोगों को? Nucleophile. Very good, very good, very good. तो दिस अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल. अब बच्चा मुझे इसका ऑर्बिटल भी बताओ, कौन सा डोनर है इसमें? ये कौन सा डोनर है न्यूक्लियोफाइल? Ma'am, non-bonding. शाबाश, ऐसे ही लिखोगे. और ये फिर अगर आपने न्यूक्लियोफाइल दे दिया तो बच्चा इसके पास तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है. इट हैज टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है ना? इट हैज टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. नाउ इफ दिस स्पीशीज हैज टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है.
अब हमारे पास थोड़ी सी स्पेस इसकी बचा लेते हैं, यहीं पे हम कुछ और लिखेंगे, इसको छोटा सा ई कर देते हैं, है ना। दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ एक्सेप्ट हो सकते हैं बेटा? इट इज हैविंग द सिग्मा बॉन्ड in entire of its structure. These three are the sigma bonds. This is again a sigma bond, but these three sigma bonds are the CH sigma bonds. And this one is the CI sigma bond. ठीक है, तो अगर ये सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा। तो इसमें एक तो आपके पास है अवेलेबिलिटी सिग्मा स्टार CH, और एक आपके पास अवेलेबिलिटी है सिग्मा स्टार CI। ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये प्रोडक्ट में आपकी क्लास से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे आंसर दोगे इसका। अब हमारे पास जब ये दो स्टार पॉइंट हैं, इसको आज के स्टार पॉइंट मानेंगे। सुनो ध्यान से पहले, इफ योर इलेक्ट्रॉन enters in the sigma star, then the sigma bond breaks. ठीक है, if your electron enters in the pi star, then pi bond breaks. कैसे समझेंगे मैडम इसको? हमें नहीं समझ आया। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर वी हैव डन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले किस में लेते हो? बॉन्डिंग में लेते हो, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर दैट इन द एंटी बॉन्डिंग। अब मैं हाइड्रोजन एटम की बात करती हूँ। अगर ये हाइड्रोजन एटम के बीच का सिग्मा बॉन्ड है ना, तो सिग्मा स्टार होता है ना, जो इसका बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट होता है। अगर इधर से मैं सिग्मा बना दूं तो ये सिग्मा स्टार है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन कोई स्पीशीज इसके सिग्मा स्टार में डालेगी ना, तो सिग्मा ब्रेक हो जाएगा। कैसे समझेंगे इसको? पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या था? द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इज 0 1, यही था ना इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। बॉन्ड ऑर्डर इज 1, यस और नो? Yes, ma'am. तो बच्चा, Yes, ma'am. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर था 1, ओके, 1 बॉन्ड वाज देयर। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया तो बच्चा माइनस वाला फैक्टर बढ़ जाएगा। माइनस वाला फैक्टर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, है ना। जो इसमें से ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग डिस्टेबलाइज कर रहा है। अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक ही बनाएगा। अगर कोई स्पीशीज इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो यहाँ से तो उसको हटना पड़ेगा, बिकॉज हाइड्रोजन की तो एक ही बॉन्डिंग कैपेसिटी है। समझ में आ रही है मेरी बात? एंड द सिमिलर इज फॉर द पाई स्टार एंड पाई। अगर मैं कोई पाई बॉन्ड ऐसे लिख लूं तो इसका पाई स्टार क्या होगा? बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग डिस्टेबलाइज कर देता है, फिर स्टेबिलिटी हट जाती है। ये +3 में -3 ऐड करोगे तो क्या होगा? 0 ही तो होगा ना, ठीक है ना। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि इसका बॉन्डिंग ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास जो 2 टाइप के डिफरेंट बॉन्ड है, वन इज अ सिग्मा स्टार। अगर सिग्मा होगा तो सिग्मा स्टार में ही तो इलेक्ट्रॉन डालोगे ना, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी सिग्मा स्टार की है। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोफाइल तो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन देगा, तो एंटर कहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन? तो वन वे इज इलेक्ट्रॉन कैन एंटर इन द सिग्मा स्टार ऑफ CH बॉन्ड, अदर वे इज इलेक्ट्रॉन कैन एंटर इन द सिग्मा स्टार ऑफ CI बॉन्ड। अगर सिग्मा स्टार ऑफ CH में एंटर होंगे तो सिग्मा CH वाला ब्रेक होगा, क्योंकि कार्बन ने तो नेट 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। अगर ये CH वाला ब्रेक होगा तभी तो नाइट्रोजन इसके साथ अटैच होगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन CI वाले सिग्मा स्टार में एंटर होंगे तो CI ब्रेक होगा, मतलब आयोडीन बाहर निकल जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा सिग्मा स्टार ब्रेक होगा? CH वाला जिससे CH बॉन्ड टूटेगा, या CI वाला जिससे CI बॉन्ड टूटेगा? आप हैंड रेज कर सकते हो, आई विल अनम्यूट एंड आस्क यू। क्या लग रहा है बेटा? Ma'am, CH. अच्छा, आपको लग रहा है समीक्षा को कि CH बॉन्ड टूटेगा, और किसी को कुछ लग रहा है CI के बारे में? बताओ। शेयर करनी जरूरी है केमिस्ट्री। अगर मुझे नहीं समझ आएगा कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, किस बॉन्ड को देख रहे हो आप कैसे, तो आई वॉन्ट अंडरस्टैंड। ये देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल लेंगे? ये है आपका कार्बन और ये है आपका हाइड्रोजन। मुझे बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जल्दी जल्दी से, लास्ट क्लास में
कार्बन। कार्बन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो जिस केस में अट्रैक्शन ज्यादा है उसको थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। अभी तक जो एमओटी पड़ी है वो वैसे बॉन्ड बनाते आए हो, दोनों सेम लेवल के। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा नीचे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इनमें अच्छा खासा ओवरलैप हो रहा है, बढ़िया ओवरलैप हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये सिग्मा ऑफ सी एच है, ये आपका हो गया सिग्मा स्टार ऑफ सी एच, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बेटा कार्बन और आयोडीन देखो, ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका आयोडीन। आपको पता है कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है? बताओ तो जल्दी से, पीरियोडिक टेबल में। 8। हाँ, किस ग्रुप का एलिमेंट है बेटा? ग्रुप ग्रुप। 17। अरे 17 में तो हेलोजन हो गए, क्या हो गया कृतिका? कार्बन ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। और आयोडीन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 17 का, हैलोजन का। अब कार्बन है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, आयोडीन देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 2 3 4 5 फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो कार्बन है इतू सा, आयोडीन है इतना बड़ा। तो जब एक का साइज बहुत स्मॉल है, दूसरे का साइज बहुत लार्ज है, तो इन दोनों में अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाता। तो जब इन दोनों में अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाता तो ना तो ड्रॉप डाउन ज्यादा होता है, मतलब लो एनर्जी भी नहीं ज्यादा होती, ना ही हाई एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। हमेशा याद रखो, जितना बॉन्डिंग वाला डाउनवर्ड होगा उतना एंटी बॉन्डिंग वाला अप होगा। अगर बहुत अच्छा ओवरलैप होता है उसकी निशानी होती है कि बॉन्डिंग वाला बहुत डाउन हो जाता है एनर्जी में, और एंटी बॉन्डिंग वाला हाई एनर्जी का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे, और ये बन गया सिग्मा स्टार सी आई। हमें तो इलेक्ट्रॉन एंटर करवाने हैं, तो हमें कौन सा ऑर्बिटल देखना है? ये वाला ऑर्बिटल देखना है। अब आप देखो, ये है सिग्मा स्टार सी एच का, ये है सिग्मा स्टार सी आई का। कौन मुझे बताएगा कि एनर्जी किसकी कम नजर आ रही है? सिग्मा स्टार ऑफ सी आई की एनर्जी कम नजर आ रही है सिग्मा स्टार ऑफ सी एच से। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है तो हम लो एनर्जी वाले में करवाते हैं कि हाई एनर्जी वाले में करवाते हैं? मैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है, मतलब आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सोचना है। क्या चाहिए उस केस में, हाई एनर्जी या लो एनर्जी? लो लो एनर्जी। लो एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन किसके सिग्मा स्टार में एंटर होगा? सी आई के। अब देखो, हाँ मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ इसका सिग्मा स्टार बेटा। सी आई अगर इस डायरेक्शन में है, ये हुआ सी आई का भाई साहब सिग्मा स्टार। बच्चा जी इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया, तो सिग्मा स्टार में एंटर करेगा सी आई के, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? जल्दी जल्दी से। अगर इलेक्ट्रॉन सी आई के सिग्मा स्टार में एंटर करता है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? सिग्मा वेरी गुड, सिग्मा ऑफ सी आई। तो कर दो ब्रेक, कोई दिक्कत ही नहीं है। NH3, ये लग गया आपका C के साथ 3 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन के थे ही, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, तो प्लस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अभी के लिए हम I नेगेटिव लिख देते हैं, बाकी बाद में पढ़ते जाएंगे कि H यहाँ से जाएगा, I यहाँ से जाएगा और ये बाद में न्यूट्रल हो जाएगा, वो अभी की कहानी नहीं है, वो बात की है। तो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन एक्चुअली अकर्स। और जब आपका CI सिग्मा स्टार लो एनर्जी का हो गया ना, इसी कारण से आपने पढ़ा होगा, बोलते हैं कि I नेगेटिव इज द गुड लीविंग ग्रुप, बोलते हो ना, गुड लीविंग ग्रुप, याद है ये वर्ड? सुना है बेटा? दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप, यस और नो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो ये आप इतना याद रख लेना बेटा जी कि C और I का बॉन्ड वीक होता है, वो जल्दी टूट जाता है, और C और H का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो नहीं टूटता। C और I का बॉन्ड वीक क्यों होता है? क्योंकि उसके सिग्मा स्टार की एनर्जी कम होती है, अच्छा ओवरलैप नहीं होता। तो जब आपके पास ऑप्शन हो, एक साइड पे CH हो और एक साइड पे I हो, और कोई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना हो, तो आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक करवा के आओगे? I नेगेटिव। और I नेगेटिव को क्या बोलोगे? इसका गुड लिविंग ग्रुप है ये, इसका सिग्मा स्टार क्या है? लो लाइंग है, लो लेवल का है। अब मैंने जो भी इस पेज पे पढ़ाया ना, आई एम गोइंग टू रिपीट, और जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा वो बताएगा कि मैम यहाँ से आप बता दो, ठीक है? सुन लो दोबारा से बच्चा, मैंने एक लिखा था NH3, एक लिखा था CH3I, ठीक है?
अब इसमें सबसे पहले तो आपसे मैंने डिसाइड करवाया कि विच इज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड विच इज अ न्यूक्लियोफाइल। इन दैट केस यू ऑल वर करेक्ट। आपने कहा कि मैम अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, तो दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होगी। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल क्यों था? क्योंकि इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था। नॉन बॉन्डिंग से हायर बस एक ही शेल होता है, वो है नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे किसी के पास नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव है ही नहीं, तो अमोनिया इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन एंड द नेक्स्ट स्पीशीज हैज टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के केस में हमें इलेक्ट्रॉन एंटर करवाने हैं, हमें एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो एम्प्टी ऑर्बिटल, इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड थे, कोई पाई नहीं था, तो इसमें सिग्मा स्टार होगा। पर इसके सारे सिग्मा स्टार एक जैसे नहीं होंगे, 3 तो CH है और 1 CI है। तो 3 सिग्मा स्टार होंगे CH के, जिनमें से किसी एक में इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकता था CI के सिग्मा स्टार में। फिर मैंने आपको सिखाया कि इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में एंटर होता है तो बॉन्डिंग ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर फिर उस कंपैरेटिवली फॉर्मूले में आपने ले रख के देखा ना, एंटी बॉन्डिंग बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ठीक है, हमने ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से ये सीखा कि CI में होता है पुअर ओवरलैप। जब पुअर ओवरलैप होगा तो ना ड्रॉप डाउन ज्यादा होगा, ना रेज इन एनर्जी हाई होगा। अंडर दोस कंडीशन जो आपका CI सिग्मा स्टार है वो कम एनर्जी का हो जाएगा। और जब हमें इलेक्ट्रॉन एंटर करवाने हैं बच्चा, स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करवाना है, तो इट इज बेटर कि वी हैव टू ऑप्ट फॉर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एंड दिस इज अ लोअर वन। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन एंटर्स फ्रॉम अमोनिया, सिग्मा स्टार में एंटर किया CI के, CI वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्योंकि सिग्मा स्टार में जाने से सिग्मा हटेगा। तो जब CI ब्रेक हुआ तो वो I नेगेटिव को मैंने न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अभी इसके साथ ही लिख दिया है। वो बात की बात है जब हम पढ़ेंगे ये वाला अमीन वाला चैप्टर की, इसमें NH2 साथ में लग जाता है। ठीक है, तो दिस इज द GOC पार्ट जो मैंने इस रिएक्शन में आपको बताया। आप बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रही है किसी के माइंड में कि मैडम यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं गया? ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चा मैकेनिज्म में, यही हमने दूर करनी है GOC से कि मैडम आपने इसको इससे क्यों इलेक्ट्रॉन दिलाए। कोई बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि CH के इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, वो तो आपने मुझे पहले ही बता दिया कि ये डोनर होगा ये एक्सेप्टर होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. बताओ नेक्स्ट, ये स्लाइड शिफ्ट करूं, सेकंड एग्जांपल पे आऊं? Yes, ma'am. हाँ, तो सेकंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग खुद से मुझे बताओगे। देखो सेकंड एग्जांपल बहुत, ये साथ साथ करते चलो। अपने हाथ पेन चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में। जब हम ऑर्गेनिक को सीखते हैं तो हमें लगता है यार इट्स ओके, ऐसे ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, बट व्हेन यू डू इट योर ओन ना, फिर मिस्टेक्स पता लगती हैं कि हाँ ये क्यों नहीं हुआ, फिर माइंड में क्वेश्चन उठता है। तो आप साथ साथ इसको नोट भी करते चलो। मैंने 2 स्पीशीज लिखी है बच्चा जी, जहाँ एक लिखा है ये, एक लिखा है ये। ठीक है, अभी आपको क्या करना है ना, आपको इसमें 2 काम करने हैं, बहुत इजी हैं। एक तो आपको इसमें छांटना है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के केस में उसका डोनर ऑर्बिटल लिखना है, डोनर यानी कि होमो लिखना है। इलेक्ट्रोफाइल के केस में उसका ल्यूमो लिखना है कि किस ऑर्बिटल से किस में इलेक्ट्रॉन गया। मुझे पता है ये इतना आसान है, सब बच्चे जोड़ के प्रोडक्ट बना लेंगे। मुझे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, एरो की डायरेक्शन क्या लगाओगे। चलो जल्दी से बताओ, सुहानी चल बेटा। मैम OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शाबाश बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। हाँ बेटा, और CH3+ क्या होगा फिर सुहानी? मैम इलेक्ट्रोफाइल। चलो अब मुझे सुहानी से आंसर नहीं चाहिए, शी हैज आंसर 2 or 3 टाइम्स। अब मुझे किसी और स्टूडेंट से आंसर चाहिए, हैंड रेज करो और बताओ मुझे। बेटा पार्टिसिपेशन इन द ऑर्गेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ मुझे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इज इट ओके? इज इट ओके? ये सबको समझ आ रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा चलो ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे। बताइए इसका कौन से ऑर्बिटल होगा होमो, कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? ये NB नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है जी, NB नेगेटिव। सबको नजर आ रहा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके? Yes, ma'am. हाँ, Yes, एक ma'am. बात और आपको बता दूं, पेपर में OH नेगेटिव ऐसे भी लिखा हो सकता है। तब ये मत बोलना कि मैम ने तो जो एग्जांपल लिखी थी उसमें डॉट्स थे। बेटा वो आपको खुद बनाने हैं कि OH नेगेटिव होगा कैसे। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक नेगेटिव है तो ये 7वां नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए ये नेगेटिव हुआ।
तो जरूरी नहीं है पेपर में वो आपको डॉट्स लगा के देगा, तो यहाँ पे तो आई एम गिविंग अ बेसिक, तो मैं डॉट लगा रही हूँ, आपको खुद याद रखनी है ये चीज। ठीक है, अब इसका कौन सा ऑर्बिटल होगा बताओ, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं CH3+ के? एरो के मतलब इस बेरी सेंटर के अप वाला पोर्शन बताओ, एनीबडी एल्स? अच्छा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है ये बताओ, चलो 4 4 बनाता है ना। तो यहाँ पे कार्बन CH3+ है, तो ये बॉन्ड कैसे बना होगा? ये तो होगा आपका 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, ये होगा आपका 2p, कार्बन प्लस है तो इसमें 3 होंगे, है ना, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। तो ये CH3+ की स्ट्रक्चर है। बच्चा जी आपको ये बात नजर में आ रही है कि कार्बन के पास CH3+ जो कार्बोकैटायन है उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। कितने स्टूडेंट्स को ये एम्प्टी ऑर्बिटल समझ में आ रहा है बताओ? Yes, ma'am. आ रहा है ना? कैन यू सी दिस एम्प्टी ऑर्बिटल? Yes, Yes. तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है यहाँ पे, दैट एम्प्टी ऑर्बिटल इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है वो LUMO ल्यूमो है, MTP। प्रोडक्ट तो सब बच्चे हमारे बना लेंगे, नेगेटिव और प्लस को जोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है आज हम एक नई चीज उस डायग्राम में एंटर करवा सकते हैं। सबसे पहले हमने सिग्मा बनाया था, फिर पाई बनाया था, फिर नॉन बॉन्डिंग बनाया था, फिर नॉन बॉन्डिंग के साथ नेगेटिव बनाया था, इन सब में इलेक्ट्रॉन रखे थे, इनको BMO बोला था। ये बार बार बनाओ बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा था? HOMO लिखा था, लिखना ठीक है, नहीं तो हाई एनर्जी भी लिख के छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ 3 मैं बना रही हूँ, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। बच्चों आपको पहले ही पता था बेटा जी, यहाँ नया ऑर्बिटल लिख दिया विच इज MTP। और MTP क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव की सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होती है, तो उसकी पाई स्टार से भी कम एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि एनर्जी ऑर्डर में जो P है वो सिग्मा स्टार और पाई स्टार से नीचे होगा। क्लियर है? yes, ma'am. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर Ma'am, ऑर्बिटल। can you repeat? बिल्कुल जी, डेफिनेटली आई विल रिपीट। मैं ये कह रही हूँ कि ये वाला पोर्शन तो हमने कर लिया है ना। जिस भी स्टूडेंट ने अभी बताया था, पूछा है क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन तो बेटा मैंने नीचे वाला जो डायग्राम का पोर्शन है सिग्मा पाई NB नेगेटिव, वो तो आपको पता है। यहाँ पे पाई स्टार और सिग्मा स्टार हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक नई चीज देखी, MTP। जैसे कि कार्बोकैटायन जब बनता है उसमें एक p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, उसमें एक p ऑर्बिटल खाली है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो नॉन बॉन्डिंग से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा जिसमें एक ऑर्बिटल खाली है। तो जो MTP ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो पाई स्टार और सिग्मा स्टार से भी ज्यादा है, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रॉन एंटर करवाने होते हैं इलेक्ट्रोफाइल में तो हम लो एनर्जी देखते हैं। तो सबसे लो एनर्जी है MTP की, उसके बाद है पाई स्टार की, उसके बाद है सिग्मा स्टार की। यानी कि अगर आपके पास 3 ऑप्शन हो तो आप इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करवाओगे? सबसे पहले तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे एंटर करवाओगे, उसके बाद पाई स्टार में एंटर करवाओगे जिससे पाई टूट जाएगा, उसके बाद सिग्मा स्टार में एंटर करवाओगे जिससे सिग्मा स्टार टूट जाएगा। आप समझ में आया बेटा? Yes, Yes, ओके ma'am. ओके ओके, चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन सभी को क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? No, ma'am. no, ma'am. चलिए चलो ठीक है बेटा। अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रिएक्शन अभी मैं GOC में पढ़ा रही हूँ, पर 12th केमिस्ट्री में भी मिलेगा जब हम 12th का पोर्शन करेंगे। धीरे धीरे मैं करवा रही हूँ, आज का लेक्चर धीरे रखूंगी, तो आप ध्यान से इसको साथ साथ कॉपी पे करते भी चलो। बेटा ये ग्रुप को पहचानते हो? फर्स्ट क्लास में भी किया था हमने, बताओ तो क्या है? Carbon. बाकी भी जो स्टूडेंट्स नहीं आंसर दे रहे हैं उनको समझ में आ रहा है ये कार्बोनिल है? Yes, ma'am. ओके जी, थैंक यू जी। अब मैंने यहाँ पे एक और स्पीशीज लिख दी, RMGX। कितने बच्चे इस स्पीशीज को पहचानते हैं? क्या Yes, है ma'am. ये?
क्या है इसका नाम? Reagent. हाँ जी, Ma'am, Grignard reagent. बिल्कुल, ये बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिन बच्चों को इसका नाम पता है, वेरी गुड। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो आज इसको सीख लेंगे। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से रखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पता क्या बोला जाता है? इट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ केमिस्ट। बहुत कुछ बना लेते हो आप इससे। अब आर को मैं कोई भी अल्काइल ग्रुप लिख दूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। लिख दो Yes, C+3? चलो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने मैग्नीशियम, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स। एक्स कोई भी हेलोजन ले लेना बच्चा, ClBrI, जो आपका मन करता है यू पीपल कैन टेक। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनेंगे। आपको याद है मैंने जब फर्स्ट एग्जाम्पल करवाई है, मैंने C और I के बीच के बॉन्ड को कैसा बॉन्ड बताया था? स्ट्रॉन्ग बताया था या वीक बताया था? Weak. शाबाश शाबाश। अब मुझे बताओ उस वीक बॉन्ड का रीजन क्या था? वीक बॉन्ड क्यों था वो? Weak overlap था. हाँ शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब है इसमें वीक ओवरलैप, और वीक ओवरलैप का कारण साइज मिसमैच था, है ना? दोनों का साइज एक जैसा नहीं था। अब आप लोगों को बोला जाए कि यू हैव टू स्टे विद योर क्लासमेट्स, जो आपका आप ही की क्लास का है, 12th क्लास का, और तुम्हें उससे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डिस्कस करनी है, आप आराम से कर लोगे, है ना? आपका अपना सब्जेक्ट है, तो आपके लेवल का स्टूडेंट है। अब आपको बोला जाए कि भाई आपको 4th क्लास के बच्चे के साथ बैठना है और पूरा दिन बैठना और उसके साथ बैठ के पढ़ाई करनी है, तो बहुत मुश्किल होगा। उसे तो भैया फायदा मिल गया, फायदा हो गया उसको, तो है ना? ही कैन आस्क, ही और शी कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू। आप क्या डिस्कस कर सकते हो? आप अपनी नॉलेज नहीं एक्सचेंज कर सकते उसके साथ। एक लेवल तक तो हो सकता है, उसके बाद नहीं। अब ऐसा ही हिसाब किताब इन दोनों का था। ये बहुत छोटा था, ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा था, तो इसमें वीक ओवरलैप हुआ। अब यहाँ पे देखो, कार्बन है आपका ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट, मैग्नीशियम है आपका ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट। मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ ना, दैट इज एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड दैट इज एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब बच्चा लेफ्ट टू राइट जाते हुए अलोंग द साइज क्या हो जाता है? बताओ मुझे जल्दी जल्दी। अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? बढ़ता है घटता है? Decrease. इंक्रीज होएगा बच्चा। मैं लेफ्ट टू राइट बोल रही हूँ, लेफ्ट टू राइट। आपको स्क्रीन पे ऐसे नजर आएगा, है ना, लेफ्ट टू राइट। तो बच्चा जी, मैग्नीशियम तो बहुत बड़ी मेटल है, कार्बन उसके कंपैरिजन में नॉन मेटल या मेटालॉइड फैमिली है। मेटालॉइड नहीं बोलेंगे, कार्बन से नीचे सिलिकॉन वाला हो सकता है। मेटालॉइड फैमिली का है पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखता है। तो ये बहुत बड़ा है, कार्बन बहुत छोटा है। तो पहली बात तो यहाँ पे भी है आपका वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड के पीछे कारण बच्चों आपने मुझे खुद बताया कि मैडम जी पुअर ओवरलैप है। बिल्कुल जी, ये पुअर ओवरलैप है, वीक ओवरलैप है, इसीलिए ये वीक बॉन्ड है। दूसरी बात, कार्बन और मेटल में से अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी है, आप जड़ से बोल दोगे कि मैडम मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यस और नो? Yes, ma'am. है ना? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कार्बन उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तुम देखो इस बॉन्ड को तोड़ते कैसे हैं? वीक है, टूटेगा तो सही भाई। अब टूटेगा कैसे कि ये दो के दो इलेक्ट्रॉन ना मेटल की तरफ नहीं जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे? कार्बन की तरफ जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये दो के दो इलेक्ट्रॉन का किसकी तरफ जाएंगे? कार्बन की तरफ जाएंगे। तो जब ये स्पीशीज ब्रेक करेगी ना अपने कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड, तो आपके पास ऐसी स्पीशीज मिलेगी। कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। बताओ मुझे कार्बन पे क्या चार्ज आया अगर कार्बन वहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले आया? जल्दी जल्दी बताओ, क्या चार्ज आया कार्बन पे? Negative. वेरी गुड बच्चों, दिस इज कार्बन 9। क्या बन गया बेटा? कार्बन 9 बन गया, और ये पॉजिटिव हो जाएगा आगे। तो अब इतनी बात आप लोग, जब ग्रिग्नार रिएजेंट आएगा, अब आप देखो सबसे अच्छा डोनर कौन होता है? सबसे अच्छा डोनर जिसके पास क्या होता है? NB नेगेटिव। Yes, ma'am. उससे थोड़ा सा कम अच्छा डोनर कौन होता है? जिसके पास NB होता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. अच्छा बेटा, उसके बाद अच्छा डोनर कौन होता है? कौन? Hi. सबसे घटिया डोनर या सबसे लास्ट कंडीशन में डोनर कौन सा होता है? Sigma. अब आपने ये बात नोट की कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है अपने साथ? सिग्मा बॉन्ड के।
जबकि सिग्मा बॉन्ड वाले अच्छे डोनर नहीं होते, पर ये डोनर एक्ट करता है। क्यों करता है, इस बात को आप याद रखोगे चीफ मिनिस्टर से। मैंने आपको एक कोड दे दिया जो सारी ऑर्गेनिक में काम करेगा। चीफ मिनिस्टर, चीफ में सी को मान लेना कार्बन, जो कि है ही है सिंबल, एम को मान लेना मेटल, और मेटल होगी या तो ग्रुप नंबर 1 की या ग्रुप नंबर 2 की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मेटल मैग्नीशियम भी हो सकती है, ये मेटल लिथियम भी हो सकती है, ये मेटल कोई भी हो सकती है। ठीक है, जब भी कार्बन और मेटल में बॉन्ड बना होगा, जब भी चीफ मिनिस्टर तुम्हें दिखाई दे बॉन्डिंग में, उस केस में तुम बॉन्ड का हिट्रोलिटिक क्लीवेज ऐसे करोगे कि 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दोगे और कार्बन को नेगेटिव बनाओगे और मेटल को क्या बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे। ठीक है, अदरवाइज कार्बन और हेलोजन में तो कार्बन को प्लस बनाते हो और हेलोजन को माइनस बनाते हो। क्यों, इसका कारण बहुत साफ है कि मेटल तो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और ग्रीनार रिएजेंट हमेशा सिग्मा डोनर एक्ट करता है। क्यों, है ही इसके पास सिग्मा बॉन्ड, पाई तो है ही नहीं, नॉन बॉन्डिंग है ही नहीं, नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव है ही नहीं, सिग्मा डोनर हमने तो सोचा था कभी होंगे ही नहीं, है ना। एन बी नेगेटिव अच्छा डोनर एक्ट कर जाएगा, वो भी ना हुआ तो एन बी एक्ट कर जाएगा, वो भी ना हुआ तो पाई एक्ट कर जाएगा। भैया इसमें तो तीनों ही नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, सिग्मा, और सिग्मा भी यहाँ पे एक बढ़िया डोनर एक्ट कर रहा है। और उसका रीजन है ये रेड कलर से लिखे 2 पॉइंट, कि पहली बात तो ये वीक बॉन्ड है, दूसरी बात वीक बॉन्ड का कारण ये पुअर ओवरलैप है, तो बॉन्ड टूटेगा। तो अब बॉन्ड टूटेगा कैसे, अब बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। तो बच्चा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहाँ पे कार्बन की ज्यादा है, तो ये हिट्रोलिटिक फिशन तो होता है। हिट्रोलिटिक फिशन का मतलब होता है बराबर बराबर फिशन ना होना। ठीक है, इक्वल इक्वल बन गया बच्चा तो वो होमो होता है, अब ये हिट्रो है। तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से CH3 नेगेटिव जाएगा, तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर तुम्हें ये रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट का आया, तो याद रखोगे कि ग्रिग्नार रिएजेंट को क्या एक्ट करवाना है। Yes, ma'am. सब बच्चों को समझ में आया है। Yes, ma'am. हाँ, तो ग्रिग्नार रिएजेंट कैसा डोनर है बताओ तो फटाफट। Sigma Sigma donor. donor. सिग्मा डोनर का रीजन क्या है, कार्बन और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेके जाता है, मेटल के कार्बन। Carbon. Carbon. शाबाश। अच्छा, लास्ट थिंग, उसके बाद मैकेनिज्म कराऊंगी। लास्ट थिंग है, इसका कोड वर्ड कैसे याद रखोगे, क्या बॉन्ड बताया, चीफ मिनिस्टर से याद रखेंगे और चीफ वाले पोर्शन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, तो अब भैया ये तो एक्ट कर गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चा जी इसके पास क्या ऑप्शन बचा, ये क्या एक्ट करेगा बताओ। Electrophile. Electrophile. वेरी गुड, इलेक्ट्रोफाइल। अब मुझे ना ये थोड़ा सा पोर्शन रब करना है, आप लिख रहे हो या मैं कर दूं नीचे वाला पोर्शन, बताओ। कर दो. चलो शाबाश, ठीक है जी। ओके, अब हम करेंगे इसका रिएक्शन। अब हमें पता लग गया मैडम ये सिग्मा डोनर है और सिग्मा डोनर से क्या जा रहा है, आर नेगेटिव जा रहा है, और दूसरी स्पीशीज है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, जल्दी से क्या क्या ऑप्शन है इसमें, कौन सा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेगा जल्दी। अरे इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, जल्दी बोलो किसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। Pi star. Pi star. ठीक है, बिल्कुल सही है, पाई स्टार में। तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो कौन ब्रेक होगा, Pi. पाई। Pi bond. देखा आप अब कितने फास्ट हो गए हो। ये लो जी, गया इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में। पाई स्टार टेल, याद है ना, जो पाई था, पाई के बिल्कुल अपोजिट 180 पे टेल, तो ये पाई ब्रेक करवाओ। लो जी करवा दिया मैडम हमने, बिल्कुल। आप देखो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, ब्लैक कलर ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। 2 पेयर उसके ऊपर पहले ही थे, 1 पेयर और आ गया। ठीक है, अब बाकी आ जाओ भी, कंटिन्यू विद द ब्लू कलर। अब आपके पास ये आ गए ऐसे। अब मुझे बताओ कि क्या ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आएगा। Yes, ma'am. कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव भी ब्लैक कलर से लेना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे कौन लग गया, आर लग गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने कुछ पिछली क्लास में बताया था कि जब ऐसे चार्ज आ जाए तो क्या करते हो आप, Work. Work up. वर्क अप के लिए वाटर, वेरी गुड। तो H और OH में वर्क अप,
OH यहाँ पे बन के होगा, यानी कि आपका वर्क ऑफ H+ करवाएगा। तो क्या फॉर्मेशन हो गया? एल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। तो जब आपका चैप्टर आएगा ना, दैट यू विल कॉल इट एज एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड द ईथर इन द 12th केमिस्ट्री, तो एक कन्वर्जन आएगी कि कार्बोनिल ग्रुप से ग्रिनार्ड रिएजेंट को यूज करके कैसे कैसे बनाना है। ग्रिनार्ड रिएजेंट वो बताएगा नहीं कि इसको यूज करो, मतलब यू हैव टू कन्वर्ट इट इन दिस, या इसको प्लस करके क्या बनेगा, तो ये एल्कोहल बनेगा। तो उस चैप्टर में हम मैकेनिज्म करेंगे नहीं, हमें मैकेनिज्म आ गया है, कौन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है वो भी हमें आ गया है। बस हम ये सीखेंगे कि किस किस को एक्ट करके 0 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो किस किस को आज की 3rd एग्जांपल समझ में आ गई है, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे कैन वी प्रोसीड अहेड? वेरी गुड। चलो जी, 3 एग्जांपल 3rd कंप्लीट। 4th, अब मैंने क्या किया, अब मैंने C डबल बॉन्ड O के साथ ले लिया HCl। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन न्यूक्लियोफाइल कौन इलेक्ट्रोफाइल है, जल्दी। HCl में से किस चीज का रिएक्शन होगा? क्या है इसमें एक्टिव स्पीशीज जो फटाफट से जाके लग जाएगी? H+ और Cl, बताओ जल्दी। H+, H+. बिल्कुल। और H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है H+, तो ये क्या एक्ट करेगा? Nucleophile. शाबाश। तो बेटा अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें डोनर ऑर्बिटल अब की बार कौन सा है? Pi. NB। नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है इस बार ना, अभी तो नेगेटिव तो लिखा नहीं है बेटा, NB। और यहाँ पे कौन सा है एक्सेप्ट करने वाला ऑर्बिटल? अब देखो H है, ठीक है ना। H+ की अगर बात करो, मान लो मैं Cl लिख ही नहीं रही साथ में, Cl की टेंशन ही छोड़ देते हैं। अगर H+ की बात करें तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो तो मॉलिक्यूल बना ही नहीं, तो उसमें एम्प्टी 1s ऑर्बिटल है, तो 1s 0 है इसका तो। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। हमेशा देखो मैं एरो की डायरेक्शन कैसे रख रही हूँ, न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो कहाँ पे जाएगा आपका H+? देखो डबल बॉन्ड OS से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना बेटा, ब्लैक कलर से 2 डॉट्स लगाई थी, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गई। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट देखो, 1 2 3 4 5। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5। जबकि ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? 6. है ना, 6 होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या स्टेबल है? नो। No, ma'am. क्यों नहीं स्टेबल है? इसका रीजन क्या है? Electronegative. हाँ Octet बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे पॉजिटिव चार्ज बचा जी, स्टेबल नहीं है। तो अब कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इसको? NB के बाद किसकी बारी आती है? पाई की बारी आती है या सिग्मा की बारी आती है? Pi. Pi. बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे ये पाई अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, कार्बन ऑक्सीजन ऐसे ऐसे बच्चा जी, डबल का सिंगल बन गया, एक पेयर की जगह 2 पेयर हो गए। और ये ऑक्सीजन का तो काम ठीक हो गया भाई इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव में, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। आप देखो मैंने थोड़े डार्क कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 बेटा, पर कार्बन के केस में गड़बड़ हो गया। 1 2 3, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। आगे हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आगे वर्कअप करवाना है। मान लो मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल दे दिया रिएक्शन में, या पानी भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। वाटर मैंने इसलिए नहीं लिया, 2H हो जाएंगे तो फिर कंडेंसेशन करके पहले स्टेप पे आ जाओगे, तो इसलिए वो आपको रिएक्शन में देगा दूसरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ये बन जाएगा आपके पास आंसर इसका। तो जो अब आप कर रहे हो ना, ये वो कंफ्यूजन है जो आपको मैकेनिज्म के टाइम पे होती है जब रिएक्शन आता है। तो अभी क्लियर हो रहा है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हम रूल से पहुंचा रहे हैं। हम कराने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, पर माइंड में क्वेश्चन होता है ना क्यों चले गए हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो आप कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे इसमें। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है 4 एग्जाम्पल्स तक? Yes, ma'am. किस किस स्टूडेंट को मेरे ये बात समझ में आ रही है कि कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता था और न्यूक्लियोफाइल भी? लास्ट ग्रिग्नार्ड रिएजन के साथ कार्बोनिल क्या है बच्चों? Electrophile. हाँ, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजन हमेशा क्या एक्ट करेगा आपके पास? Nucleophile. और जब H+ के कंपैरिजन में आ गया तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है ना। तो अब मैंने 4 एग्जांपल्स करवाई हैं, मैं फटाफट से रिकैप्चुलेट कर रही हूँ, जहां पे किसी को प्रॉब्लम होएगी बताना बेटा। पहली एग्जांपल में मैंने आपको आज ये सिखाया कि Ci के केस में I नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप है, सिग्मा स्टार ऑफ Ci लो का होता है सिग्मा स्टार ऑफ Cs से। ओके, थम्स अप, इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर फर्स्ट पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हाँ। सेकंड हमने ये सीखा कि अगर सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन एंटर हो तो सिग्मा, और पाई स्टार में एंटर हो तो पाई ब्रेक होता है। इज दैट क्लियर? सेकंड वन। Yes, ma'am. चलो, उसके बाद हमने ये सीख ली दो बातें कि जो आपका कार्बोनिल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चीफ मिनिस्टर में हेटेरोलिटिक फिशन में सी नेगेटिव हो जाता है, वो सिग्मा डोनर है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। यहाँ तक ठीक है भाई? सिस्टम बिल्कुल सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं Yes, है? ma'am. चलो बच्चा जी, अब हमारे पास वो वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, वो हमने उसका बेसिक सब कुछ सीख लिया है। अब हम इसका कुछ क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके करेंगे। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है, पता ही है ना आपको? हम डिसाइड कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, रिएक्शन कैसे होगा। अब आप इसका ये हेडिंग डाल सकते हो, डोनर एबिलिटी। डोनर एबिलिटी को और क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाँ जी बिल्कुल, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और एक्सेप्टर एबिलिटी को क्या बोलते हैं बताओ? Electrophilicity. Electrophilicity. जी हाँ जी बिल्कुल सही बेटा। डोनर एबिलिटी, या आप इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कर सकते हो, एंड द हाइब्रिडाइजेशन। इससे नीट में क्वेश्चन लग सकता है। ये आपका जीओसी का पार्ट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी का। मैं इसको ले रही हूँ, अभी ब्लैक कलर से ही लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सब बच्चों ने पढ़ ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन है, लेट अस से एसपी, ठीक है, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना है बताओ? 50%. जिन बच्चों ने 50% बोला है वेरी गुड। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो देखो कैसे निकालते हैं। एस है इसमें 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 1 + 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, तो 50 आ गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 तो 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया बच्चा? 33। 23%. अगर ये मैं 0.3 नहीं लिख रही हूँ, हमने जस्ट एक कंपैरिजन ही करना है, इसको एब्सोल्युटली डाटा को कहीं यूज नहीं करना बच्चा। sp3 कितना हो गया बेटा? 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया? शाबाश। 25%. हाँ, इतना कितने कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि मैंने एस करेक्टर Yes. कैसे निकाला है हाइब्रिडाइजेशन? Yes, ma'am. चलो अब झट से ना मुझे इसके बॉन्ड एंगल बता दो। एसपी में बॉन्ड एंगल कितना आता है? शाबाश शाबाश जल्दी। अरे एसपी लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री, क्या हो गया? याद है ना एसपी लीनियर स्ट्रक्चर थी 180 डिग्री एल्काइंस। sp2 में बॉन्ड एंगल बताओ जल्दी से। व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल इन द sp2 हाइब्रिडाइजेशन? 60 degree. 120 डिग्री है बेटा। क्या हो गया आपको? 60 डिग्री होता है pf3 में बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री है, 60 नहीं है। ट्राइंगल देख के इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ के नहीं बोलना है आपको। ये ऐसा है ना, आपको ये देखो ए बी बी बी, तो ये 120 120 120 है, 60 नहीं। याद रखना है, ये गलत नहीं करना। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे आप लोग, क्योंकि बहुत इतना इजी क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। वो तो मान के चल रहा है इतना आता है, इससे हाई लेवल ही पूछेगा। तो ये नहीं है कि ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज होगा ना आगे आपका। अब sp3 में 109.5 डिग्री है, और ये आपको पता होनी चाहिए बेटा। ये मैं मान के चल रही हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग के पर्सपेक्टिव से आपको पता है। ये आ गया एस करेक्टर, ये आ गया बॉन्ड एंगल। अब आप मुझे बताओ कि जब जब एस करेक्टर बढ़ रहा है तो आपका नीचे से ऊपर एस करेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा लिख देते हैं कि जो परसेंटेज एस करेक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। इसमें किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? ये तो आपके सामने मैंने लिख दिया, और ये सब आपको आता है। हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता है, उसका एस करेक्टर भी आपको पता है, और उसका बॉन्ड एंगल भी पता है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एस करेक्टर से क्या होता है, मतलब एस करेक्टर का मीनिंग क्या होता है? देखो जो स्पीशीज का एस करेक्टर ज्यादा है ना,
एस करेक्टर में एस ऑर्बिटल क्या है एक्चुअली में, उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, मतलब इसको सिंपल इंग्लिश में बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस ज्यादा है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो मैं कह सकती हूँ ना कि उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी न्यूक्लियस की, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एस के इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन बच्चा जी ज्यादा होगी, तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है ना? तो यानी कि ये रिलेशनशिप हमने यहाँ पे इस तरह से ड्राइव किया है, और वो क्या रिलेशनशिप है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को थोड़ा ब्लैक कलर से लिख देते हैं दोनों जगह पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज चार्ज करेक्टर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। अब मुझे तुम ये बताओ, अगर किसी इलेक्ट्रॉन पेयर पे उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा लग रही है, तो उसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? अगर कोई न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है अपनी तरफ, तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीशीज को इजीली डोनेट होंगे या मुश्किल से डोनेट होंगे? बताओ, Ma'am, मुश्किल से। है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मैडम अट्रैक्शन होती है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है अगर, तो इसका मतलब है डोनेशन तो बहुत कम होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया ये, डोनरेबिलिटी। और डोनरेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उसकी एनर्जी भी कम होगी, है ना? हाई एनर्जी होती है तो उसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होती है, लो एनर्जी होगी तो डोनरेबिलिटी भी कम होगी। तो इस रिलेशनशिप से आपको अब मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या चेक करोगे? सबसे पहले चेक करोगे, मान लो, चलो इसकी एक एग्जांपल सेट करते हैं। मान लो मैडम हमें पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक में एनबी डोनर था, एक में एनबी नेगेटिव डोनर था, तो हमारे बच्चे किसको अच्छा डोनर बोल के आएंगे बताओ? NB negative. B negative. B negative. हाँ, थैंक यू जी, ठीक है। अब बेटा मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि दोनों ही एनबी नेगेटिव है, फिर नहीं चल पाएगी डायग्राम, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाइब्रिडाइजेशन से देखना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या कहती है कि जितनी ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन में जितना एस करेक्टर बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है, तो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो डोनरेबिलिटी घटती जा रही है। तो अब मैं आपको एक ऑर्डर लगाना देती हूँ, ये शीट हटा दूं या नहीं? नोट कर रहे हो इस पे? बताओ। Done, ma'am. चलो ठीक है, फिर अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये अभी तक तो मिथाइल ग्रुप था, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो एक लॉन पेयर आ गया, तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये कार्बन आयन बन गया ना? ठीक है जी। इसी तरीके से अभी तक तो ये इथीन था, एक हाइड्रोजन इसका हटा के यहाँ पे लगा दिया लोन पेयर। अभी तक तो ये इथाइन था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हटा के यहाँ लगा दिया लोन पेयर। इसको लिख देते हैं बच्चा जी ए, इसको लिख देते हैं बेटा बी, इसको लिख देते हैं सी। और आपको पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। और इस क्वेश्चन के लिए जनरेट कर लेते हैं पोल। और पोल जनरेट करने का रीजन ये है कि मैंने अभी अभी इसका जो अप्लाई करने का रूल है वो आपको लिखवाया। अच्छा रुको, पहले ऑप्शन लिखते हैं, है ना? पहले ऑप्शन लिख लें फिर आप देना आंसर। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी इस ऑर्डर में, नन, या सेम भी आ सकता है या कुछ भी आ सकता है। हाँ जी, अब करिए आप इस पे पोल, सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन में। कैन यू सी द पोल ऑन योर स्क्रीन बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर दिया है और वो भी गलत। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। शाबाश, वेरी गुड, गुड।
Still everybody has not participated. चलिए आपको दिखा देते हैं what you have done. हाँ जी, दिख रहा है आंसर जो आप लोगों ने दिए? अब वो तो इंडिविजुअली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाँ जी, क्या लगता है बताओ मुझे, किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी इसमें से? अच्छा, पहले बात तो ये बताओ कि इनमें डोनर वाला ऑर्बिटल कौन सा है? यहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? NB negative. Non-bonding. यस, नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव। तो नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव तो सभी में ही है, तो डायग्राम के बेस पे तो आप नहीं जा रहे हो। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन आता है? हाइब्रिडाइजेशन का ऑप्शन आता है, और हाइब्रिडाइजेशन वाले को भी आप डायग्राम में सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छा डोनर कौन है? sp3, जिसमें s करेक्टर सबसे कम है। उसके बाद कौन है? sp2, उसके बाद कौन है? sp। ऐसे ही लिखा है, बताओ आपने, Yes, ma'am. है Yes, ना? ma'am. आपने क्या लिखा कि sp3, आपने अभी लिखा था ये मेरे साथ कि परसेंटेज s करेक्टर is inversely proportional to the donor ability, ये लिखा था। अब परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे कितना है? sp3 है, 25% है। परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे कितना है? sp2 है, 33% है। परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे कितना है? sp 50% है। तो जहां पे एस करेक्टर ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन इजीली नहीं होता है। तो इसका मतलब है सबसे अच्छा डोनर ए है, देन बी है, देन सी है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात? Yes, ठीक ma'am. है, तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तो कभी भी नहीं हो सकता, कोई रिलेशन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब ए सी सबसे अच्छा डोनर है, सी तो कभी डोनेट कर ही नहीं सकता, वो तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, उस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है बेटा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे एस करेक्टर इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करके रख रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही ये चीज? ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, अब देखना आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है इस पे। देखो अभी हमारे पास सारे के सारे एनबी नेगेटिव हैं, ठीक है, मतलब आप उस पे तो नहीं जा रहे हो, पाई सिग्मा एनबी एनबी नेगेटिव पे। अब एक है आपके पास एनबी नेगेटिव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फ्लोरीन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो सकता है। एक आपके पास एनबी नेगेटिव है ओ, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। एक आपके पास एनबी नेगेटिव है, कौन सा दिला दें आपको, नाइट्रोजन कर देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 या 7 है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। और एक है आपके पास एनबी नेगेटिव कार्बन, ठीक है। आप अभी इलेक्ट्रॉन काउंट भी छोड़ दो, आप इस टेंशन में मत आ जाना कि कितना नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा। आप अभी बस इतना समझ के चलो कि सारे एनबी नेगेटिव है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो कौन सी स्पीशीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट करेगी? ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। इससे आपको लास्ट वाला क्वेश्चन करने में भी हेल्प होगी। बताओ किसके नॉन, सभी में लॉन पेयर हैं, सभी में लॉन पेयर है, हर कोई अपने लॉन पेयर दे सकता है। इसमें CH3 नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है। इसमें NH2 नेगेटिव लगा है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है। इसमें ऑक्सीजन का लेट इट बी O2 नेगेटिव ही है, इसमें F नेगेटिव है, तो हर एक के पास लॉन पेयर है। ऐसी स्पीशीज, ऐसा तुम्हें क्वेश्चन आ गया नीट में कि एक तो CH3 नेगेटिव ले लो, एक NH2 नेगेटिव ले लो, एक O2 नेगेटिव ले लो, और एक F नेगेटिव ले लो, और बताओ कि इस केस में किस केस पे आपका डोनर एबिलिटी ज्यादा होगा या मैक्सिमम होगा। अब आप क्या चेक करोगे? अब आप बोलोगे मैडम ने तो डोनर एबिलिटी में नेगेटिव चेक करने को बोला है या सिग्मा पाई चेक करने को बोला है, तो सभी में ही उसने डॉट दे रखे हैं, ये ऐसे डॉट ब्लू कलर के सभी में ही है, तो सभी ही एनबी नेगेटिव है। तो कौन मुझे बताएगा कि सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा नहीं समझ में आ रही तो मुझे सबसे वीक बताओ। चलो पहले सबसे वीक डोनर इनमें से कौन सा है? Fluorine negative. Fluorine negative. हाँ, Ma'am, fluorine. पहले तो बेटा आप लोग इसे फ्लोरीन ना बोलो, बच्चा जी ये फ्लोराइड है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी सीखनी सही है।
अगर आप फ्लोरीन बोलते हो ना बच्चा, तो इसका मतलब ये है F2, ये वैसे फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये फ्लोरीन एटम, और ये F नेगेटिव। फ्लोरीन तो कभी भी डोनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अभी ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, फ्लोराइड होगा। चलो बिल्कुल सही आंसर था, फिर भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में था। ये वाली स्पीशीज वीक डोनर होगी, बिल्कुल सही। क्यों वीक डोनर होगी बताओ? ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही तो फिर मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में सिखाया है। मैंने क्या सिखाया? जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा, जितना एस करेक्टर ज्यादा, आप उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करो ना। जितना एस करेक्टर ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतनी डोनरेबिलिटी कम। तो इतने स्मार्ट तो तुम हो। देखो फिर तुम ऐसा सोचोगे इसको कि सब एनबी नेगेटिव हैं, और एनबी नेगेटिव जो फ्लोरीन है वो सबसे नीचे बैठता है, एनबी नेगेटिव ऑक्सीजन उससे ऊपर बैठता है, एनबी नेगेटिव नाइट्रोजन उससे ऊपर बैठता है, और एनबी नेगेटिव कार्बन उससे भी ऊपर बैठता है। तो जब सभी में से डोनेशन हो सकता है तो डोनरेबिलिटी का ऑर्डर, ये आया हुआ है क्वेश्चन जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, मैंने इस पे नहीं करवाया पोल की, टाइम ज्यादा लगेगा समझाने में, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। तो बच्चा जी जब इसकी डोनरेबिलिटी लगानी है तो सबसे अच्छा डोनर मानोगे CH3 नेगेटिव को, उसके बाद मानोगे NH2 नेगेटिव को, उसके बाद मानोगे O2 नेगेटिव को, उसके बाद F नेगेटिव को। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, सबसे अच्छे डोनर NB नेगेटिव, उसके बाद NB, उसके बाद पाई, उसके बाद सिग्मा। पर मान लो पेपर में आपके पास सारे ही NB नेगेटिव आ गए, तो आप कैसे डायग्राम चेक करोगे? ये देखो, ये सारी डायग्राम MOT से बन सकती हैं, क्योंकि एनर्जी के प्रोस्पेक्टिव से सीधा सीधा ये हिसाब है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतनी अट्रैक्शन कम, जितनी अट्रैक्शन कम उसके कंपैरिजन में एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, हमें पता है। फ्लोरीन के केस में मैक्सिमम अट्रैक्शन एनर्जी कम होगी, कार्बन के केस में थोड़ी सी ज्यादा है, उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो एनर्जी उसके कंपैरिजन में हाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है डोनरेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को आप एस करेक्टर से कनेक्ट कर दोगे जब हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में sp3 बढ़िया डोनर है, देन sp2, देन sp। बताओ किस किस को अभी ये समझ में आ रही है बात? मैम Yes, Yes, ma'am. सबको समझ में आ रही है? yes मैम। चलो, Yes, ma'am. अच्छी बात है। ये क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर आपका रहा होगा, मैं ऑर्डर स्किप कर रही हूँ, 5th या 4th जो भी हो, 5th या 6th होगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन है ये आज का, क्योंकि 4 मैंने आपको पहले कराए थे, 5th हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन लगाया पोल में, ये 6th वन है। और ये क्वेश्चन साथ साथ नोट करते चलो, यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं इसको 5 स्टार दे रही हूँ, सब नोट करेंगे। अब देखो बच्चा, मेरे पास साइक्लोप्रोपेन था, मैंने इस पे कार्बोनिल इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी तक आया नहीं है ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है आपके लिए। देखो ये आपके पास ऐसे है, और यहाँ पे हमने कार्बोनिल इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले मैं आपसे करवाती हूँ, फिर उसके बाद मैं लॉजिक बताऊंगी। जो हमने पॉइंट लिखे हैं उन्हीं में से लग जाएगा, ये और ये। और इससे अगली स्लाइड पे मैं रिकैप्चुलेशन के आपको पॉइंट भी लिख दूंगी। लो बच्चा, इसमें भी आपको क्या लगाना है? डोनरेबिलिटी लगाना है। तो डोनरेबिलिटी में बेटा ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो A ऑप्शन आप लेके चलो, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। B ऑप्शन आप लेके चलो, A लेस देन B लेस देन C लेस देन D। C ऑप्शन लेके चलो, A इज इक्वल टू A is equal to B is equal to C is equal to D, एंड D ऑप्शन में लेके चलो B C A D। अब चलो पोल जनरेट कर लेते हैं, इस पे आपको बताना है डोनरेबिलिटी क्या होगी। कोई बात नहीं, गलत सही का मैटर नहीं है, आप अटेम्प्ट करो, कॉन्सेप्ट में इसमें आपको दूंगी। चलिए भाई, कर दिया है लॉन्च मैंने, जस्ट चेक इट आउट ऑन योर स्क्रीन की आ रहा है पोल। Yes, ma'am. अच्छा चलो ट्राई करो बेटा, जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना उतने क्वेश्चन उतने ही कॉन्सेप्ट सीखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिठाना है माइंड में। चलो स्टार्ट आंसरिंग बेटा, इफ यू कैन सी द पोल ऑन योर स्क्रीन। मैम सबमिट नहीं हो रहा है। सबमिट नहीं हो रहा है,
सभी के साथ हो रहा है ऐसा या एक आधे स्क्रीन पे ऐसा हो रहा है? देखो तो, क्योंकि मेरे पास किसी की भी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आ रही है। अच्छा ऐसे करते हैं, इसको ना दूसरे वाला एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला जनरेट करके देख लेते हैं। मैंने अभी 2 नंबर क्वेश्चन किया था, 3 नंबर करके देख लेते हैं। अब देखो तो, हाँ अभी तो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। सभी पार्टिसिपेट करो बेटा, ट्राई करो एक बार। Everybody has to participate. Still 10 students are left. चलो ओके, ऑलमोस्ट ट्राई कर। 1 और 2 में तुम्हें प्रॉब्लम है, सी और डी में तो सिर्फ 3-4 बच्चों ने पता नहीं क्यों सी और डी आंसर दिया है। तो आई एम एंडिंग द पोल, आई एम शेयरिंग द रिजल्ट, यू कैन सी। दिखाई दे रहा बच्चों? Yes, Yes, ma'am. sir. अच्छा चलो चलो इसको स्टॉप शेयरिंग करते हैं, इसका आंसर करते हैं। चलो इसके आंसर को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप खुद बोलोगे देखना। मैडम ने हमें ये सिखाया कि डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, यस और नो? Yes, sir. Yes, ma'am. डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, यस और नो? Yes. हमेशा कॉन्सेप्ट लेके चलो। क्या एनबी नेगेटिव, एनबी पाई और सिग्मा वाले 4 पोर्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? नो मैम। No, ma'am. ठीक है ना, सबसे पहले ये माइंड की डायरेक्शन, ये चलना चाहिए, ये माइंड में नहीं हो सकता। क्या ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व हो सकता है? मैम नो मैम, हाइब्रिडाइजेशन भी सबकी sp2 है। क्या ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सॉल्व हो सकता है? नो मैम। No, ma'am. क्या ये क्वेश्चन बॉन्ड एंगल से सॉल्व हो सकता है? यस मैम। कैसे? देखो इसमें वो और स्मार्ट प्ले कर गया एग्जामिनर, सभी के सभी एनबी हैं, एनबी ऑक्सीजन से इलेक्ट हो जाएगा, ये मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं। सबको इतना ज्ञान हो गया है, अब तक की क्लास में हो गया या नहीं हो गया? वही इतना ट्रस्ट कर सकती हूँ मैं, सबको ये पता है एनबी नेगेटिव ऑक्सीजन से जाएगा। चलो Yes, ma'am. चलो अच्छी बात है। तो एनबी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। अब मैडम किस केस में जाएंगे? देखो अब मैं जो लिख रही हूँ ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर एंगल, कई स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच भी गए हैं। इंटीरियर एंगल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये वाले पोर्शन पे चेक किया तो इंटीरियर एंगल तो बढ़ रहा है ना। पहले तो बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह है, 60 के करीब, 90 के करीब, फिर 72 के करीब, फिर 120 के करीब। तो इंटीरियर एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? Yes, है ना। कई बच्चों ने तो इसके बेस पे आंसर लगा दिया कि ए बी सी डी में अंदर वाला जो ये वाला पोर्शन है इंटीरियर एंगल, ये वाला बढ़ रहा है। तो इंटीरियर एंगल बढ़ रहा है तो डोनर एबिलिटी कम हो रही होगी, है ना। उस बेस पे आंसर लगा दिया। पर हमेशा याद रखो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, नॉन बॉन्डिंग से जा रहा है, रिंग के अंदर से नहीं जा रहा है बच्चों। इलेक्ट्रॉन जा रहा है पेरीफरी से। पेरीफरी बोले तो सरफेस होती है ना, जो बाहर वाला आउटर वाला पोर्शन होता है, यहां से डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। रिंग तो स्ट्रेन्ड रिंग है, रिंग के अंदर से थोड़ा ना सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है ना, रिंग के अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है डोनेशन के लिए, वहां का एंगल कैसे चेक करेंगे? मैडम वो तो हमें पता नहीं, वो आप इंटीरियर से चेक करो। मान लो कि ये एंगल 60 डिग्री तुमने सोच लिया कि ये 60 डिग्री है, सबसे कम है, तो ये टोटल तो 360 होता है ना, तो ये 300 हो जाएगा, यस और नो? मैम। Yes, yes, ma'am. इस केस में मान लो 120 है, तो 360 में से 120 माइनस करो, कितना आ गया? 240 हो गया। तो यहाँ पे 240 आ गया। तो अगर इंटीरियर एंगल इस वे में बढ़ रहा था, तो एक्सटीरियर एंगल किस वे में बढ़ेगा? कम होगा। एक्सटीरियर एंगल होगा सबसे ज्यादा ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप एंगल का देखना है ना, देख तो आपने पेपर में लिया, पर वो इंटीरियर एंगल का नहीं देखना, क्योंकि हम डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाली साइड से कर रहे हैं, लॉन पेयर। तो एक्सटीरियर एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है,
ए के केस में मैक्सिमम है, डी के केस में मिनिमम है, तो जो डोनर एबिलिटी है वो हमेशा आपके एस करेक्टर या बॉन्ड एंगल से अपोजिट रिलेट करती है, इनवर्सली रिलेट करती है। तो ए बी सी एंड डी ये आंसर आएगा, जो कि काफी बच्चों ने ऑप्शन बी ठीक दिया भी है। समझ में आई बात या नहीं आई? बताओ कितने स्टूडेंट को समझ में आ रही है ये कहानी? Yes, ma'am. है ना? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं। उसके बाद हमने डायग्राम से चेक कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन से वो भी हम सीख चुके हैं। उसके बाद आज की क्लास में सीखा है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक किया, वो भी हम सीख चुके हैं। उसके बाद हमने इंटीरियर एक्सटीरियर से चेक किया। तो ये टोटल 4 ही मेथड हैं बस जिससे डोनर एबिलिटी चेक होती है। मैं दोबारा लिख दूं या आपको याद है? क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाई। याद है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे अलग से शीट पे लिखने की जरूरत है? बताओ, नहीं तो मैं लिख देती हूँ अगर आपको एक स्पेस पे चाहिए तो। देखो, परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया डोनर एबिलिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इसमें तो आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला भी कवर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी कवर हो गया, और बाकी यहां वाली डायग्राम जो कि आपको आती है, एनबी नेगेटिव, एनबी, पाए, सिग्मा, सारे के सारे फील्ड हैं, और जो डोनर एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी इसकी, देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी। तो इतने से हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, कॉन्सेप्ट इसका कवर अप हो जाता है। तो बताओ मुझे ये क्लियर है सभी को? अभी मुझे 2-3 चीजें फटाफट और बतानी है, Yes, Yes, ma'am. है ना? तो सबसे पहले बच्चों पेपर में जब मैकेनिज्म भी करना है तब भी काम आएगा। कौन से इलेक्ट्रॉन मूव कराओगे? एनबी नेगेटिव वाले। डायग्राम से नहीं सॉल्व हो रहा, हाइब्रिडाइजेशन पे जाओ, हाइब्रिडाइजेशन नहीं सॉल्व हो रहा, बॉन्ड एंगल पे जाओ, बॉन्ड एंगल से नहीं सॉल्व हो रहा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे करना है। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो थोड़ा सा कंजुगेशन से रिलेटेड है। डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वैसे अगली क्लास में आएगा थोरोली। ये सारे बच्चे यहाँ तक कंप्लीट है, ये इसको पढ़ लेना बेटा। Yes, ma'am. Yes, इसको ma'am. भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के चलो। जीओसी भाई सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जितने मर्जी स्टार मारूं ना मारूं, पर आपको अपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने ये लिखा है एमाइड, ठीक है, ये आ गया आपको, ठीक है। अब तुम्हें ये पूछ लिया किसी ने कि H+ का, अभी मैं बाद में पूछूंगी कि इसका किसके साथ डोनर एबिलिटी का ग्रेटर या लेस रिलेशन है। मैं ये पूछ रही हूं अभी कि H+ का अटैक कहाँ होगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल H+ है तो न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पे 2 साइट हैं, एक तो लोन पेयर नाइट्रोजन पे है, एक ऑक्सीजन पे है। जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के बोलो कि H+ को इलेक्ट्रॉन कौन देगा। सोच समझ के, जल्दी से आंसर नहीं करना है। बताओ क्या लगता है कौन देगा? Hydrogen. वो भी नहीं कि आंसर नहीं करना, चलो बताओ। मैम ओ CO। आपको क्यों लग रहा है बेटा सीओ? सीओ तो नहीं तुम कह सकते, ओ बोल सकते हो, सीओ क्यों बोलोगे? आपको पाई थोड़ा ना दिलवाना है, आपको तो नॉन बॉन्ड, अरे ये तो आपको याद है ना। आप तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे बच्चों को ये बात पता है कि एनबी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना, ये तो मैं मान के चल रही हूँ। अब क्वेश्चन है कि एनबीएफ पे, एन पे भी है और एनबीओ पे भी है, तो कौन सा डोनेशन होगा बताओ। अरे कौन अपने इलेक्ट्रॉन देगा बच्चा, ऑक्सीजन पे या एन पे? दिशा का आंसर है नाइट्रोजन, और दिशा का आंसर बड़ा जेन्युइन आंसर है, क्योंकि दिशा को ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो मैडम ने अभी पढ़ाया था कि नाइट्रोजन नीचे आएगा यहाँ पे कार्बन से, और उससे नीचे आएगा ऑक्सीजन, और उससे नीचे आएगा फ्लोरीन। तो मैडम ने ये डायग्राम पढ़ाई है, तो दिशा सही सोच रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन से। पर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है या कंजुगेशन है। अब ये कंजुगेशन और डीलोकलाइजेशन क्या है? आपने थोड़ा बहुत रेजोनेंस सुना है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो देखो,
अब आपकी बात बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, पर कहाँ देगा? देखो, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहे थे? इसके पाई स्टार में एंटर हो रहे थे, तो पाई ब्रेक हो गया। यानी कि इस जो मैंने रेड कलर से किया है ना, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना? तो जब वो स्टेबल हो जाएगा तो वो काम जरूर करेगा। तो अब देखो ऐसे, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नेगेटिव हो गया, 1 2 3 4 तो ये प्लस हो गया। जिस नाइट्रोजन को आप समझ रहे थे कि वहां पे H प्लस का अटैक होगा, वो तो बेचारा एक्चुअली में प्लस निकला, उस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है H प्लस का अटैक कहाँ पे हो गया? O नेगेटिव पे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है जिससे आपको क्या पता लगेगा? डीलोकलाइजेशन। तो होगा अभी भी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, पर वो डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, जा यही रहे हैं सबसे पहले, पर डीलोकलाइजेशन के कारण नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको थॉरोली। ये कहानी समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कम कौन था? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन किसके मूव किए? नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के मूव किए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। हमें देखने में कौन लग रहा था कि नाइट्रोजन अच्छा डोनर है, H को इलेक्ट्रॉन देगा, पर वो H को नहीं दे रहा, वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करवा रहा है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी आ रही है, इसलिए H प्लस का अटैक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अभी 2 पोल के क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पेंडिंग है, कम टाइम होता है तो इतना जनरेट नहीं हो पा रहा है पोल, फटाफट से आंसर करेंगे। एक केस में है आपके पास NB NH2 2 नेगेटिव, यहाँ पे लॉन पेयर है, मतलब क्या मैं आपको एलिमेंट ही लिख देती हूँ, रुको, करा दिया है मैंने ये क्वेश्चन, पर फिर भी प्रैक्टिस है। एक केस में है NB नाइट्रोजन, एक केस में है पाई C डबल बॉन्ड C, एक केस में है NB नेगेटिव ऑफ नाइट्रोजन, और एक केस में है सिग्मा CH। ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, और ये है आपका 4, और ये पाई बॉन्ड बनाया मैंने। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ डोनर एबिलिटी का ऑर्डर, डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? और ए ऑप्शन आपके पास है कि 3 की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद 1 की होगी, उसके बाद 2 की होगी, और उसके बाद 4 की होगी। बी ऑप्शन है 1 की सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 की होगी, फिर 3 की होगी, और फिर 4 की होगी। और सी ऑप्शन है आपके पास सबसे ज्यादा होगी 1 की डोनर एबिलिटी, फिर 3 की होगी, फिर 4 की, और फिर 2 की। और डी ऑप्शन है आपके पास 3 की सबसे ज्यादा है, फिर 1 की है, फिर 4 की है, और फिर 2 की है। नजर आ रहा है बेटा पोल आपको अपनी स्क्रीन पे? सभी Yes, स्टूडेंट को आंसर करना है। Yes, ma'am. Everybody has to participate. Still some students are left, only the 26, 27 out of the 41 have participated in the poll, 28, 29. शाबाश। चलो बच्चा, आई एम शेयरिंग द रिजल्ट व्हाट यू हैव डन, एंड आई एम हैप्पी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये आपको नजर आ रहा है बेटा स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो Yes, इसको ma'am. स्टॉप कर देते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, द गुड आंसर यू हैव गिवन,
सब बच्चों को ये बात समझ में आई है कि सबसे पहले आएगा नेगेटिव वाला, तो 3 सबसे पहले जाएगा, उसके बाद जाएगा नॉन बॉन्डिंग वाला, तो ये आएगा, उसके बाद जाएगा पाई वाला, और उसके बाद जाएगा सिग्मा वाला। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट. Okay, so this is all for today. Next delocalization concept we are going to start in the next class of, I think that would be on, yours is Monday, नहीं Tuesday है आपकी, हाँ चलो जो भी हो, whenever it would be. इस बार आपका जो टेस्ट आएगा बेटा वो केमिकल बॉन्डिंग का है, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आपके पास थॉरो टाइम भी था उसको रिवाइज करने के लिए थॉरोली. अभी नेक्स्ट वाली टेस्ट जो होगी संडे को वो जीओसी वाले क्वेश्चन से होगी, तो उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो. So all the very best for your exam beta, and you have to attempt it to check yourself. Is that clear? सभी बच्चे attempt करना, मुझे बताना कैसा हुआ है. चलो, thank you so much for attending a session, and God bless you all. Happy learning. पढ़ते रहो साथ साथ, टाइम कम है, ठीक है, रिवाइज करते रहना. चलो बच्चा, you can leave the class. Thank you Thank you. Ma'am. so much बेटा. Thank you. Thank you जी.